नमस्ते साथियों, कविराज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक और कहानी लेकर, जिसका नाम है खेत। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा पहर हो गया था। किसान अपने खेतों में पहुंच चुके थे। दरख्तों के साए झुक चले थे। ईख के हरे भरे खेतों में जब जाबजा जगह जगह सारस आ बैठे थे। फिर भी धूप तेज थी और हवा गर्म। बच्चे अभी तक लू के खौफ से घरों से न निकलने पाए थे कि यकायक एक झोपड़े का दरवाजा खुला और एक 4-5 साल के लड़के ने दरवाजे से झांका। झोपड़े के सामने नीम के साए में एक बुढ़िया बैठी अपनी कमजोर आंखों पर जोर डाल डाल कर एक टोकरी बुन रही थी। बच्चे को देखते ही उसने पुकारा, कहाँ जाते हो फुंदन? जाकर अंदर सो, धूप बहुत कड़ी है, अभी तो सब लड़के सो रहे हैं। फुंदन ने ठनक कर कहा, अम्मा तो खेत गुड़ाने गई, मुझे अकेले घर में डर लगता है। बुढ़िया गांव भर के बच्चों की दादी थी, जिसका काम बच्चों की आज़ादी में मोखिल बाधक होना था। गढ़िया के किनारे अमियाँ गिरी हुई थी, लेकिन कोई बच्चा उधर नहीं जा सकता, गढ़िया में गिर पड़ेगा। बेरों का दरख्त सुर्ख और जर्द, लाल और पीले बेरों से लदा हुआ है। कोई लड़का उस पर चढ़ नहीं सकता, फिसल पड़ेगा। तालाब में कितना साफ पानी भरा हुआ है, मछलियां उसमें खुदक रही है, कमल खिले हुए हैं, पर कोई लड़का तालाब के किनारे नहीं जा सकता, डूब जाएगा। इसलिए बच्चे उसकी सूरत से बेजार, विमुख और प्रसन्न थे। उसकी आंखें बचाकर सरक जाने की हिकमतें युक्तियां सोचा करते थे। मगर बुढ़िया अपने हस्ता दसाला 80 वर्ष के तजुर्बे से उनकी हर एक नकल व हरकत तो ताड़ जाती थी और कोई ना कोई पेशबंदी कर लेती थी। बुढ़िया ने डांटा, मैं तो बैठी हूँ, डर किस बात का है? जा सो रहा, नहीं उठती हूँ। लड़के ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, अब तो निकलने की बेला हो गई है, अभी से निकल के कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाता हूँ दादी। वह 10 कदम और आगे बढ़ा। दादी ने टोकरी और सुजा रख दिया और उठना ही चाहती थी कि फुंदन ने छलांग मारी और 100 गज के फासले पर था। बुढ़िया ने अब सख्ती से काम न चलते देखकर नरमी से पुकारा, अभी कहीं मत जा बेटा। फुंदन ने वहीं खड़े खड़े कहा, जतीन को देखने जाते हैं, और भागता हुआ गांव के बाहर निकल गया। जतीन एक खोमचे वाले का नाम था। इधर कुछ दिनों से उसने गांव का चक्कर लगाना शुरू किया था। हर रोज शाम को जरूर आ जाता। गांव में पैसों की जगह अनाज मिल जाता था और अनाज असल कीमत से कुछ ज़्यादा होता था। किसानों का अंदाज हमेशा फयाजी, दानशीलता की जानिब और मायल उन्मुख होता था। इसलिए जतीन करीब के कस्बे से 3-4 मील की मसाफत फासला तय करते आता था। उसके खोंचे में मीठे और नमकीन सेव, तिल या रामदाने के लड्डू, कुछ बतासे और खुट्टियाँ, कुछ पट्टी होती थी। उस पर एक मैला सा बोसीदा फटा पुराना कपड़ा पड़ा होता था। मगर गांव के बच्चों के लिए वह ख्वाने नेमत, अच्छी अच्छी खानों की चीज़ों से भरा थाल था, जिसे खड़े होकर देखने के लिए सारे बच्चे बेताब रहते थे। इनकी तिफलाना सरगर्मियों में यह एक दिलचस्प इजाफा हो गया था। सब के सब तीसरे पहर ही से जतीन का इंतजार करने लगते थे। हालांकि ऐसे खुशनसीब लड़के कम थे जिन्हें इस ख्वाने नेमत से हकाइकी यथार्थ में फैज़ लाभ पहुँचता हो। मगर खोंचे के गिर्द निकट जमा होकर ख्वानपोश थाल पर ढके कपड़े को
आहिस्ता से उठाते और उन नेमतों की रानियों की तरह अपनी अपनी जगह तकल्लुफ संकोच से बैठे देखना बजाय खुद बेहद दिल आवेज प्रियदर्शन खुशनुमा था। हालांकि जतिन का आना हर एक घर में कोहराम मचा देता था और आधे घंटे सारे गांव में हंगामा सा बर्पा हो जाता था, मगर बच्चे इसका खैर मकदम करने को मुस्तरीब रहते थे, यह जानते हुए भी कि जतिन की आमद उनके लिए हंसी का नहीं रोने का मौका है। सब के सब बड़ी बेसब्री से उसके मुंतजिर रहते थे, क्योंकि मिठाइयों के दर्शन से चाहे जवान आसूदा ना हो, रूहानी तकबीयत जरूर होती थी। फुंदन भी इन्हीं गरीब लड़कों में था और लड़के मिठाइयाँ खाते थे, वह सिर्फ गरसना भूखी निगाहों से देखता था। रोने और रूठने, तिफलाना, बालोचित, मिन्नत और खुशामद एक से भी उसकी मकसद बरारी उद्देश्य पूर्ति न होती थी। गोया नाकामी ही उसकी तकदीर में लिखी हो, मगर इन नाकामियों के बावजूद उसका हौसला पस्त न होता था। आज फुंदन दोपहर को ना सोया। जतीन ने आज कच्ची गरी और इमरतियाँ लाने का जिक्र किया था। यह खबर लड़कों की उस दुनिया में किसी अहम तारीखी वाकया से कम न थी। सुबह ही से जतीन की तरफ दिल लगा हुआ था। ऐसी आंखों में नींद कहाँ से आती। फुंदन ने बाग में पहुंचकर सोचा, क्या अभी सवेरा है? इस वक्त तो जतीन आ जाता था, अभी सवेर है। चुन्नू और सोहन और कल्लू एक भी तो नहीं उठे। जतीन सड़क पर पहुंच गया होगा, इमरतियाँ जरूर लाएगा, सुर्ख और चिकनी होंगी। एक बार न जाने कब, हाँ, दशहरे के मेले में एक इमरती खाई थी, कितनी मजेदार थी। उस जायके को याद करके उसके मुंह में पानी भर आया। इश्तियाक, उत्कंठा और लालसा और भी तेज हो गया। यह बाग के आगे निकल गया। अब सड़क तक हमवार मैदान था, लेकिन जतीन का कहीं पता न था। कुछ देर तक फुंदन गांव के निकास पर खड़ा जतीन की राह देखता रहा। उसके दिल में एक गुदगुदी उठी, आज मैं सबसे पहले जतीन को पुकारूं। मैं जतीन के साथ साथ गांव में पहुंचूंगा, तब लोग कितना चकराएंगे। इस ख्याल ने उसके इश्तियाक में बेसब्री का इजाफा कर दिया। वह तालियां बजा बजा कर दिल ही दिल में चहकता हुआ सड़क की तरफ चला। इत्तिफाक से उसी वक्त गेंदा आ गया। यह गांव का पंचायती कुत्ता था, चौकीदार का चौकीदार, खिलौने का खिलौना, हस्बे मामूल नित्य नियमानुसार तीसरे पहर का गश्त लगाने निकला था। इसी वक्त सांड और बैल खेतों में घुसते थे। यहाँ पहुंचा तो फुंदन को देखकर रुक गया और दुम हिलाकर गोया पूछा, तुम आज यहाँ क्यों आए? फुंदन ने उसके सिर पर थपकियां दी, मगर गेंदा को ज्यादा बातचीत करने की मोहलत न थी। वो आगे बढ़ा तो फुंदन भी उसके पीछे दौड़ा। अब उसके दिल में एक ताजा उमंग पैदा हो रही थी। वह तन्हा अकेला न था, उसका रफीक दोस्त भी साथ था। वह अब कच्ची सड़क पर जतीन का खैर मकदम करना चाहता था। सड़क पर पहुंचकर उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। जतीन का कहीं निशान नहीं था। कई बार उसे वहम हुआ वह जतीन आ रहा है, मगर एक लम्हे में उसका इजाला हो गया। सड़क पर नाजिरी दर्शनीय दिलचस्पियों की कमी न थी। बैलगाड़ियों की कतारें थी, कभी कभी एक्के और पैर गाड़ियाँ भी निकल जाती थी। एक बार एक ऊँट भी नजर आया, जिसके पीछे वह कई सौ कदम तालियां बजाता गया, मगर इन सरी उस सैर शीघ्रगामी दिलचस्पियों में वह इश्तियाक किसी मीनार की तरह खड़ा था। सड़क के किनारे दो रोया रूखे आमने सामने दरख्त खड़े थे। उनमें आम के दरख्त भी थे। इस इश्तियाक उत्कंठा लालसा में उसे आमों पर निशाने मारने का एक दिलचस्प मशगला हाथ आया, मगर आंखें जतीन के लिए बरसरे राह ठीक रास्ते पर थी। यह बात क्या है, आज वह आ क्यों नहीं रहा? रफ्ता रफ्ता साया
लंबा हो गया। धूप किसी थके हुए मुसाफिर की तरह पांव फैलाकर सोती हुई मालूम हुई। अब तक जतिन के आने की उम्मीद रही। उम्मीद में वक्त उड़ता चला जाता था। मायूसी में वह गोया घुटने तोड़कर बैठ गया। कुंदन की आंखों से बेअख्तियार उम्मीदें शिकस्ता के आंसू बहने लगे। हिचकियां बंद गई। जतिन कितना बेरहम है। रोज आप ही दौड़ाता था, आज जब मैं दौड़ा आया तो घर बैठ गया। कल आएगा तो गांव में घुसने न दूंगा। उसकी तिफलाना आरजुएं अपनी सारी वलवला उत्साह अंगेजियों पूर्वक के साथ उसके दिल को मसमसने लगी। सहसा उसे जमीन पर एक टूटा हुआ झप्पा नजर आया। इस यासो नाकामी, निराशा और असफलता के आलम में बचपन की फितरी खुशबासी निश्चिंतता ने अंदोई रुबाई का सामान पैदा कर दिया। कुछ पत्तियां चुनकर झप्पे में बिछाई, उसमें कुछ बजरियां और कंकड़ चुनकर रखे। अपना कुर्ता उतारकर उसको ढांका और उसे सिर पर रखकर गांव की तरफ चला। अब वह जतिन का मुतलासी लड़का न था, खुद जतिन था। वही ख्वाने नेमत, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों से भरा थाल सिर पर रखे, उसी तरह मुहम्मल सदा लगाता हुआ, रफ्तार भी वही, तर्ज कलाम भी वही। जतिन के आगे आगे चलकर क्या उससे वह मुर्शद हो सकती थी जो इस वक्त जतिन बनकर हो रही थी? वह हवा में उड़ा जा रहा था, शराब मृग तृष्णा में हकीकत का मजा लेता हुआ, नकल में असल की सूरत देखता हुआ, उसी आसबाब कारण से किस कदर बेनियाज आजाद है। इसकी चाल कितनी मस्ताना थी, गुरूर से उसका सिर कितना उठा हुआ था। बाकियत का उसका तिफलाना चेहरे पर ऐसा मुलम था कि क्या मजाल जरा भी हंसी आ जाए। इस शान से वह गांव में दाखिल हुआ। लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनी, रेबड़ी कड़ाकेदार, और सब के सब दौड़े आन की आन में। फंदन मुस्ताक सूरतों से महसूर घिरा हो गया, उसी तरह जैसे जतिन हो जाया करता था। किसी ने ना पूछा यह क्या स्वांग है। दिल ने दिल की बात समझी। मिठाइयों की खरीद होने लगी, ठीकरों के पैसे थे, कंकड़ और बजरियों की मिठाई इस खेल में लुप्त कहीं ज़्यादा था। भौतिकता में रूहानियत का अंदाजा कहाँ, मुसर्रत कहाँ, एहसास परवाज कहाँ। मुन्नू ने एक ठीकरा देकर कहा, जतिन एक पैसे की कुट्टियाँ दे दो। जतिन ने एक पत्ते में 3-4 कंकड़ रख कर दे दिए। कुट्टियों में इतनी सरीनी मिठास, इतनी लज्जत कब हासिल हुई थी?